पर्स का जादुई पेड़। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग सो रहे थे, लेकिन गांव के अंदर एक छोटे से घर में लाइट जल रही होती है। उस घर में एक व्यक्ति अपने हाथों से पर्स बना रहा होता है। ओ, रात घड़ी हो गई है। जल्दी से पर्स बनाकर मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कल मुझे ये पर्स बाजार में बेचने हैं। बिरजू रात भर कई सारे पर्स बनाता है और अगले दिन सुबह होते ही उन सभी पर्सों को अपने ठेले पर रखकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। अरे पर्स ले लो, पर्स, हाथ के बने हुए प्यारे प्यारे पर्स। ऐसे मजबूत पर्स कहीं नहीं मिलेंगे साहब। बिरजू पर्स बेच ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक बहुत ही रफ्तार के साथ कार आ रही होती है, जो बिरजू के ठेले में टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से बिरजू का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेचारा वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। बिरजू के एक्सीडेंट की खबर एक राजू नाम का लड़का उसके घर देने के लिए जाता है। अरे कमला आंटी, कहाँ हैं आप? अरे जल्दी आइए बाहर। अरे देखिए कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। राजू कमला को उसके पति के एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसके बाद कमला अपनी बेटी चंदा के साथ एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाती है और अपने पति की ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? एक ही तो मेरे घर में कमाने वाला था, उसे भी तूने मुझसे छीन लिया। अब मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा? कौन हमें कमा कर खिलाएगा? चंदा अपने पिता की लाश अपने सामने देखकर रोने लगती है। पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमारा आपके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। अब आपके बिना हमारा क्या होगा? दोनों माँ बेटी मिलकर बिरजू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। बिरजू के बाद कमला पर्स बेचना शुरू कर देती है। अरे बेटी चंदा, आज तो एक भी पर्स नहीं बिका। सुबह से शाम तक चारों तरफ घूमती रही, लेकिन किसी ने भी मेरा एक भी पर्स नहीं खरीदा। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू होते हैं। दोनों उस रात पानी पीकर सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, चंदा नींद से जागती है। अरे माँ, मुझे रोज सुबह उठाती हैं, आज माँ ने मुझे उठाया ही नहीं। चंदा अपनी माँ के पास जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ का तपता हुआ शरीर छूती है। अरे ये क्या? माँ की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं क्या करूँ? दवाई लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। एक काम करती हूँ, आज मैं ही पर्स बेचने चली जाती हूँ। जो भी पैसा कमाऊंगी उससे माँ के लिए दवाई ले आऊंगी। चंदा के ठेले पर कुल मिलाकर 3 से 4 पर्स होते हैं, जिन्हें वो बेचने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन कुछ गुंडे उससे वो भी छीन कर ले जाते हैं। चंदा रोते हुए कई लोगों के पास जाती है और अपने लिए कोई काम मांगती है, लेकिन कोई भी उसे अपने पास काम पर नहीं रखता। बेचारी रोते रोते गांव के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? पर्स बेचने निकली तो गुंडों ने वह मुझसे छीन लिए। अपने लिए काम ढूंढने गई तो किसी ने मुझे काम नहीं दिया। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। अब मैं दवाई कैसे लेकर जाऊंगी? वो वहाँ पर रो ही रही होती है कि तभी एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे मेरी मदद करो बेटी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। खाने को कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करो। अरे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास तो केवल किराए के 10 रुपए ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। इन बेचारे बाबा को कुछ खाने को ला देती हूँ। चंदा अपने पास के 10 रुपए से उस बुजुर्ग आदमी को एक वड़ा पाव ला कर देती है, जिसके बाद वो बुजुर्ग आदमी वड़ा पाव खाने लगता है। ऊपर वाला तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करे और तुम कभी परेशान ना हो। आशीर्वाद लेने के बाद चंदा अपने घर के लिए निकल पड़ती है। पैदल चलते चलते कुछ ही दूरी पर जब वो सड़क पार करने वाली होती है, सड़क के दूसरे किनारे से एक छोटा सा बच्चा पैरों से रेंगता हुआ सड़क की तरफ आ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक भी आ रहा होता है। हे भगवान, ये क्या? सामने से इतना बड़ा ट्रक आ रहा है। अब मैं क्या करूं?
चंदा तुरंत भागते हुए उस बच्चे को बचाती है और उसे खरोंच भी नहीं आने देती, लेकिन बेचारी चंदा के हाथों पर खरोंच आ जाती है। हे भगवान, अगर मेरी माँ ने ये खरोच देख ली तो उन्हें तो बहुत दुख होगा। चंदा अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे पीछे से एक बहुत ही मधुर आवाज में कोई बुलाता है। चंदा, रुको चंदा, कहाँ जा रही हो? पहले मेरी बात तो सुन लो। जैसे ही चंदा पीछे मुड़कर देखती है, वो बच्ची एक बहुत सुंदर परी में बदल जाती है। आप बच्ची से परी कैसे बन गई? क्योंकि मैं एक परी हूँ। मैंने परी लोक में कुछ नियम तोड़ दिए थे, जिसकी सजा देने के लिए परी लोक की महारानी ने मुझे धरती पर भेजा ताकि मैं किसी गरीब की मदद करूं। यहाँ आकर मैंने कई लोगों की परीक्षा ली, लेकिन कोई भी मेरी परीक्षा में सफल नहीं हुआ। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, तुमने अपने बारे में सोचे बिना ही मेरी मदद की। जब मैं तुम्हारे पास एक बूढ़ा आदमी बनकर आई और फिर जब मैं बच्चा बनकर आई, तब भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करूँगी। परी की बात सुनकर चंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो परी को अपनी सभी परेशानियों के बारे में बताती है। तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करना। ये लो, ये कुछ दाने हैं, इन्हें अपने घर के आंगन में जमीन के अंदर डाल देना। उसके बाद उस जगह एक पेड़ उग जाएगा, तुम उस पेड़ से अपने लिए कुछ मांग लेना। परी चंदा को दाने दे देती है और वहां से जाने से पहले वो चंदा के हाथों की खरोच भी ठीक कर देती है, जिसके बाद चंदा उन दानों को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उन्हें अपने घर के आंगन में डाल देती है। जिसके बाद वहां एक बहुत बड़ा पेड़ उगाता है। वो पेड़ चंदा से कहता है, आज से तुम मेरी मालकिन हो, तुम जो चाहोगी मेरे पेड़ पर वही उगेगा, लेकिन याद रखना जो भी तुम मांगोगी उसके बाद वो बदल नहीं सकता। अब मैं ऐसा क्या मांगू जो मुझे चाहिए? चंदा उस पेड़ के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके जादुई पेड़ से कहती है, जादुई पेड़, मुझे प्यारे और सुंदर नए डिजाइन के पर्स चाहिए, जिन्हें देखते ही लोग उन्हें खरीद लें। ऐसे पर्स जो पहले कभी किसी ने ना देखे हों और ना खरीदे हों। चंदा के इतना कहते ही जादुई पेड़ के ऊपर नए नए प्रकार के और प्यारे प्यारे डिजाइन के पर्स उग जाते हैं, जिनमें कुछ सोने के पर्स भी होते हैं। जिसके बाद चंदा अगले दिन से जादुई पर्स के पेड़ से पर्स तोड़कर उन पर्स को ले जाकर बेचना शुरू कर देती है। उसके पर्स इतने सुंदर होते हैं कि गांव के सभी लोग उसके सारे पर्स खरीद लेते हैं। अरे वाह, आज तो मेरे सारे पर्स बिक गए। अब मैं इन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाई लेकर जाऊंगी। चंदा अपनी माँ के लिए दवाई लेकर जाती है, जिसके बाद उसकी माँ भी जल्दी से ठीक हो जाती है। अपनी माँ के ठीक होने के बाद चंदा उसे परी के बारे में सब कुछ बताती है। उस दिन के बाद से चंदा और उसकी माँ कमला दोनों मिलकर गांव में पर्स बेचना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते उनके सभी पर्स बिकने लगते हैं और उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। अब वो अच्छी खासी जिंदगी जीने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो अपने साथ साथ गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद करते हैं। हमारे जैसे पता नहीं कितने और गरीब लोग इस दुनिया में हैं, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, आप सही कहती हो। ना जाने कितने गरीब लोग पैसों के चलते अपनी जान दे देते हैं। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। दोनों माँ बेटी मिलकर कई गरीब लोगों की मदद करती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहती हैं। गोलू रोते हुए अपनी माँ के पास आता है और उनसे कहता है, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो माँ। अरे बेटा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुझे क्या दूं? माँ, ऐसे कब तक चलता रहेगा? हम ऐसे कब तक भूखे रहेंगे? तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा सोचकर ललिता गांव में भीख मांगने के लिए निकल जाती है। ललिता बहुत गरीब होती है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत होती है। तभी वो अपनी काकी के घर आती है। काकी, काकी, दरवाजा खोलो काकी, मेरी मदद करो। जैसे ही काकी दरवाजा खोलती है वो ललिता से कहती है, क्या हुआ?
इतनी रात गए, तुम्हें मेरे घर आने की क्या जरूरत पड़ी? ललिता काकी से खाना मांगती है, जिसे सुनकर काकी तुरंत अपने घर में जाती है और बचा हुआ खाना लाकर ललिता को दे देती है। अगर और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। पूरे गांव में केवल ललिता की काकी ही उसकी मदद करती थी। ललिता वो खाना अपने बेटे के लिए ले जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे बहुत बूढ़ी औरत मिलती है जो उससे कहती है, अरे बेटे, मेरी मदद करो, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से मैं भूखी हूँ। ललिता को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है और वो अपने मन में सोचती है, मुझसे ज्यादा तो ये औरत परेशान है। एक काम करती हूँ, अपने खाने का हिस्सा इसे दे देती हूँ। ललिता अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है, जिसके बाद वो वहां से चलने लगती है। वो बूढ़ी औरत उसका पीछा करने लगती है। जैसे ही ललिता घर पहुंचती है, वो अपने बेटे गोलू को खाना खिलाने लगती है। ये सब देखकर वो बूढ़ी औरत एक देवी में बदलकर ललिता के सामने प्रकट होती है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम तो परीक्षा में पास हो गई हो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? नहीं देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साक्षात मैंने देवी माँ के दर्शन कर लिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगी, इसीलिए मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। इतना कहते ही देवी माँ अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई चूल्हा बनाती है और ललिता को देते हुए कहती है, ये चूल्हा कोई साधारण चूल्हा नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। जब भी तुम इसके ऊपर कोई बर्तन रखोगी और किसी खाने के बारे में सोचोगी तो उसके अंदर खाना अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद ललिता उस चूल्हे को रखकर उसके ऊपर पतीला रखती है और अपने मन में खाने के बारे में सोचती है। आज मेरा हलवा पूरी खाने का मन है। ललिता के इतना कहते ही बर्तन के अंदर से पहले तो पूड़ियाँ बनकर निकलती है और उसके बाद उसके अंदर हलवा बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर ललिता हैरान हो जाती है। तभी वहाँ गोलू चला आता है और हलवा पूरी देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है माँ, अभी तो आपने कहा था कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अब इतना सारा हलवा पूरी बना दिया। अरे बेटा, ये तो इस जादुई चूल्हे का कमाल है। ललिता अपने बेटे गोलू को जादुई चूल्हे के बारे में बताती है, जिसके बाद गोलू बहुत खुश होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम इस जादुई चूल्हे की मदद से गरीब लोगों की भी मदद कर सकते हैं और अपना खुद का एक ढाबा भी खोल सकते हैं। उस समय ललिता और गोलू खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ललिता चूल्हे पर बैठकर कहती है, आज मुझे गरीबों को बांटने के लिए दाल चावल चाहिए। ऐसा कहकर वो एक पतीला चूल्हे पर रख देती है, जिसके बाद कुछ ही सेकंड्स में दाल चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। ललिता अपने बेटे गोलू के साथ दाल चावल ले जाकर गरीब लोगों में बांट देती है, जिसके बाद वो दोबारा से जादुई चूल्हे के पास आती है और कहती है, गरीब लोगों को तो खाना बांट दिया, अब वक्त है कुछ अपना काम करने का। क्यों ना मैं इस चूल्हे की मदद से अपना खुद का काम खोल लूं? ऐसा कहकर ललिता अपने मन में कई प्रकार के पकवान सोचने लगती है, जिसके बाद वो उस जादुई चूल्हे के ऊपर एक पतीला चढ़ा देती है। देखते ही देखते उस पतीले के अंदर से कढ़ाई पनीर, बिरयानी, सोयाबीन, चाप और आलू, नान जैसा खाना बन जाता है, जिसके बाद ललिता वो सारा खाना गांव के एक ठेले के ऊपर लगाकर बेचना शुरू कर देती है। खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए गांव वालों की भीड़ लग जाती है। ललिता शाम तक अच्छा खासा कमा लेती है। अरे वाह, आज तो काफी सारे पैसे कमा लिए, अब घर चली जाती हूँ। ललिता घर पहुंचते ही जादुई चूल्हे के पास बैठती है और उसके ऊपर पतीला चढ़ाकर कहती है, आज मुझे तंदूरी चिकन और चावल खाने हैं। ललिता के इतना कहते ही उस पतीले के अंदर से तंदूरी चिकन और चावल बनकर निकल कर आते हैं, जिसके बाद ललिता अपने बेटे गोलू को आवाज लगाती है, अरे बेटा गोलू, गोलू कहाँ पर हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए जादुई चूल्हे से क्या बनवाया है। जैसे ही गोलू अपनी माँ ललिता के पास आता है, वो जादुई चूल्हे के पास तंदूरी चिकन और चावल देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, क्या बात है, इतना स्वादिष्ट तंदूरी चिकन, वो भी चावल के साथ। गोलू तुरंत खाने पर टूट पड़ता है। वो दोनों माँ बेटा खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। बेटा तुम खाना खाओ,
मैं अभी जाकर देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। जैसे ही ललिता दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने एक बहुत ही बुजुर्ग बूढ़ा आदमी हाथ में छड़ी लिए खड़ा होता है। वो बहुत गरीब था और ललिता से कहता है, अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, अगर घर में खाने के लिए कुछ बचा कुचा है तो दे दो। उस आदमी की ये हालत देखकर ललिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं, उसका पिता ही होता है। पिताजी, आपकी ये हालत किसने की? अरे क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी माँ तो मुझे पहले ही छोड़कर जा चुकी थी, और फिर एक दिन तुम्हारे बड़े भैया ने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली, लेकिन ऊपर वाले ने हम दोनों को मिला ही दिया बेटा। ललिता तुरंत अपने पिताजी को अंदर लेकर आती है और उन्हें बैठाती है, जिसके बाद वो जादुई चूल्हे के पास जाती है और रोते हुए कहती है, ए मेरे जादुई चूल्हे, सबसे स्वादिष्ट और अच्छा पकवान मेरे पिताजी के लिए बना। ललिता के इतना कहते ही जादू चूल्हे के अंदर से कई प्रकार के प्यारे प्यारे पकवान निकलते हैं। ललिता के पिता कई दिनों से भूखे थे, तो वो मिनट से पहले सारा भोजन खत्म कर लेते हैं, जिसके बाद ललिता अपने पिता को अच्छे से नहलाती है और उनके लिए नए कपड़े लेकर आती है। पिताजी, अब आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ ही रहोगे। ये लीजिए, मैं आपके लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। उसके पिता नए कपड़े पहनकर आते हैं, जिसके बाद ललिता बहुत खुश होती है। वहीं गोलू भी अपने नाना को गले से लगा लेता है। अब ललिता अपना एक बड़ा सा ढाबा खोलने की सोचती है और अपने जादुई चूल्हा के ऊपर बर्तन रखकर कहती है, ए जादुई चूल्हे, अपना कमाल दिखाओ और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। ललिता के इतना कहते ही वहां देखते ही देखते 56 तरीके के पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो पकवान को ले जाकर एक बहुत बड़ा ढाबा खोलती है। धीरे धीरे उसकी तरक्की शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो अपने घर की सभी जरूरतों को पूरा करने लगती है और खुशी खुशी एक जीवन व्यक्त करने लगती है। ये कहानी है एक गरीब मछुआरे की, जो एक तालाब से मछली पकड़ता था और उसी से अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन वो अपने तालाब के पास गया तो उसने देखा कि तालाब की सारी मछलियां मर चुकी थी, जो मरने के बाद पानी के ऊपर तैर रही थी। अरे ये अचानक सारी मछलियों को क्या हो गया? सारी मछलियां मर कैसे गई? अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं बर्बाद हो गया। तभी वहाँ उनके पड़ोसी रामू काका आते हैं। अरे मोहन, क्या हो गया? रो क्यों रहा है भाई? काका देखो ना, इन सारी मछलियों को क्या हो गया? ये सारी मछलियां मर गई। अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे काका? अरे बेटा, अचानक से सारी मछलियों का मरना तो असंभव है। जरूर किसी ने तुझसे जलकर पानी में जहर मिला दिया होगा, जिससे सारी मछलियां मर गई। लेकिन तू चिंता मत कर, भगवान सब सही कर देगा। मोहन उदास होकर तालाब के किनारे बैठ जाता है तो वो देखता है कि एक बत्तख जल में तड़प रही थी। फिर मोहन बत्तख को उठाकर घर ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। फिर कुछ समय बाद बत्तख सही हो जाती है। फिर एक दिन मोहन बत्तख से बोलता है, अब तुम पूरी तरह से सही हो, पर मैं अब तुम्हें वापस तालाब में नहीं छोड़ना चाहता। इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे तुमसे लगाव हो गया है। फिर वो बत्तख को धीरे धीरे बड़े होने देता है। एक दिन मोहन सो रहा था, तब बत्तख उसके पास आती है और बोलती है, मोहन उठो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें उसके बदले कुछ देना चाहती हूँ। मोहन अचानक से आंखें खोलता है और बोलता है, अरे तुम बोल कैसे सकती हो? और तुम मुझे क्या दोगी? मैं कोई आम बत्तख नहीं हूँ, मैं एक जल परी थी जो तुम्हारे तालाब में तैर रही थी। मैं मछलियों को देखने आई थी और मैंने तुम्हारे तालाब का पानी पिया, जिससे मैं बीमार हो गई और अपनी सारी शक्तियाँ खो दी। अच्छा, तो उस जहरीले पानी की वजह से तुमने अपनी शक्तियाँ खो दी? हाँ, लेकिन अब मुझ में मेरी सारी शक्तियाँ वापस आ चुकी हैं। मैं तुम्हें एक जादुई सोने की बत्तख देकर जा रही हूँ,
जो धीरे धीरे और भी जादुई सोने की बतख को पैदा करेगी। फिर वो बतख जलपरी बन जाती है और एक जादुई सोने की बतख मोहन को देकर चली जाती है। जादुई सोने की बतख देखकर मोहन चौंक जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी जी, आपने मुझे इतना अनमोल तोहफा दिया है। फिर जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है और जादुई सोने की बतख इधर उधर घूमने लगती है। फिर गांव वाले मोहन की सोने की बतख को देखकर अलग अलग बातें बनाते हैं। अरे मोहन कोई जादूगर बन गया है क्या, जो उसने बतख को सोने की बतख बना दिया है? अरे नहीं नहीं भाई, जरूर इसने बतख पर ही सोने का रंग कर दिया है। अगली सुबह फिर मोहन की सोने की जादुई बतख सोने का अंडा देती है। अरे ये सोने की बतख तो सच में ही चमत्कारी है, इसने सोने का अंडा दिया है। अगले दिन मोहन की जादुई सोने की बतख अपने मुंह से सोना देती है। मोहन और उसकी पत्नी ये देखकर और खुश हो जाते हैं। अजी, ये जादुई सोने की बतख तो बहुत ही चमत्कारी है। ये सोने का अंडा देती है और अपने मुंह से सोना भी देती है। हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो, ये वाकई बहुत चमत्कारी है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में सोने की जादुई बतख के बहुत सारे सोने के अंडे हो जाते हैं और उनमें से भी बहुत सारी जादुई सोने की बतख निकलती हैं। वो सारी जादुई सोने की बतख भी अपने मुंह से सोना देती हैं। अब मोहन का घर जादुई सोने की बतख से भर जाता है, जिस कारण मोहन बहुत अमीर होने लगता है और उसके पास बहुत सारी जादुई सोने की बतख हो जाती है। फिर एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास इतनी सोने की बतख हो गई है और इनके सोने के अंडे और मुंह से निकले सोने से हम इतने अमीर हो गए हैं कि अब हमें इनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इनके सोने के पंख बेचकर ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अजी, आपको जैसा भी सही लगे आप कर सकते हैं, मैं तो आपके साथ हूँ। फिर मोहन प्रतिदिन सोने की जादुई बतख के गिरे हुए पंख इकट्ठे करता और उसको बाजार में बेच देता और जादुई सोने की बतख के मुंह से निकले सोने को भी वो बाजार में बेच देता था। अब उसके पास बहुत सारा पैसा होने लग जाता है। उस पैसे से वो आसपास के सभी तालाबों की मछलियों को दाना खिलाता था, सभी जानवरों के लिए भोजन का इंतजाम करता था। मोहन की एक सोने की जादुई बतख एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। अरे, आज मेरी एक जादुई सोने की बतख कहाँ चली गई? मुझे दिखाई नहीं दे रही। फिर मोहन उसे पूरे गांव में तलाश करता है, लेकिन उसे वो कहीं भी जादुई सोने की बतख नहीं दिखाई देती। अगली सुबह उठकर मोहन देखता है कि 2 जादुई सोने की बतख मरी हुई थी। अरे, ये दोनों जादुई सोने की बतख मर कैसे गई? कल तक तो सही से घूम रही थी। मेरी सोने की जादुई बतख को क्या हो गया? ऐसे ही धीरे धीरे जादुई सोने की बहुत सारी बतख मरने लग जाती हैं, जिसे देखकर मोहन बहुत परेशान हो जाता है और उसी तालाब के पास बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर वही जलपरी प्रकट हो जाती है। मोहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? जलपरी, आपने जो जादुई सोने की बतख मुझे दी थी वो धीरे धीरे मर रही है और अब मेरी सारी बतख लगभग मर ही चुकी है। तुम चिंता मत करो मोहन, तुम्हारी एक जादुई सोने की बतख किसी ने चुरा ली है और जब तक तुम उसे छुड़वा नहीं लेते तब तक ऐसे ही होता रहेगा और जब वो तुम्हारे पास आ जाएगी तो तुम्हारी जादुई सोने की बतख का मरना बंद हो जाएगा। इतना कहकर जलपरी तालाब में वापस चली जाती है। फिर मोहन अपनी जादुई सोने की बतख को गांव में जाकर ढूंढता है। वो कोई भी घर नहीं छोड़ता। तभी रामू काका उसे मिलते हैं। अरे मोहन, कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे रामू काका, मेरी सोने की बतख किसी ने चुरा ली है, मैं उसे ही खोज रहा हूँ। अरे तेरी सोने की बतख मैंने सरवन के पास देखी थी 4 दिन पहले ही और मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा कि वो सोने की बतख उसकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामू काका, मैं अभी उस सरवन के पास जाता हूँ। ये बात सुनकर मोहन सरवन के पास जाता है और अपनी जादुई सोने की बतख मांगता है, लेकिन सरवन मना कर देता है।
लेकिन मोहन की आवाज सुनकर जादुई सोने की बतख मटका फोड़कर बाहर आ जाती है। तुम कितने झूठे हो सरवन, मेरी सोने की जादुई बतख को तुमने चोरी किया और साथ ही मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये सोने की बतख मेरी है। अच्छा, ये सोने की बतख तुम्हारी है, ठीक है, तो अपनी जादुई सोने की बतख को हाथ लगा कर दिखाओ। ठीक है, अभी तुझे दिखा देता हूँ कि ये जादुई सोने की बतख मेरी ही है। इतना कहकर जैसे ही सरवन जादुई सोने की बतख के करीब जाता है, जादुई सोने की बतख उस पर हमला कर देती है, जिससे सरवन घायल हो जाता है। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है सरवन। देखा, जिस जादुई सोने की बतख को तुम अपना बता रहे थे, उसी ने तुम्हें घायल कर दिया। फिर मोहन अपनी जादुई सोने की बतख को लेकर अपने घर चला जाता है। अब मेरी कोई भी जादुई सोने की बतख नहीं मरेगी। अगले दिन मोहन की जादुई सोने की बतख वापस सोने का अंडा देती है, साथ ही मुंह से बहुत सारा सोना देती है। मोहन फिर से उनके सोने के पंख इकट्ठा करके बेचने लगता है और गरीब लोगों की मदद करता है, जिससे जलपरी भी बहुत खुश हो जाती है और कभी उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती।